उम्मीद करते हैं कि भाई आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने क्लास से पहले एक काम करना है। अभी तक हमने जितने असाइनमेंट्स दिए थे क्लास में, चाहे वो सर जिया के हो, चाहे वो हमारी क्लास वाले हो, किस किस के हुए हैं सारे असाइनमेंट, चाहे वो इस दिन ऑपरेटर वाला हो, चाहे वो स्लाइड्स वाला हो, ये सारे किसके हुए हैं? सही। तो अभी आपके असाइनमेंट चेक होंगे। लैपटॉप है सबके पास? ठीक है। तो हमें करना क्या है कि हमें क्लास में कुछ CRs बनाने, और CR बनेंगे प्रोजेक्ट की बेस पे। सारे CR नहीं बन सकते क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 3 से 4 चाहिए। और उसमें होगा क्या कि हम अपनी क्लास का ना एक फिर ग्रुप बनाएंगे अलग से, जो हमारी क्लास में जो स्टूडेंट्स सारे असाइनमेंट करके आ रहे हैं, हम उनका एक अलग से ग्रुप बनाएंगे। फिर उनको अलग से ट्रेन करना शुरू करेंगे। ट्रेन किस तरह करेंगे कि उनको और असाइनमेंट्स देंगे, उनको और चीज़ें दी जाएंगी, ताकि वो जो लोग मेहनत कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के पास, हम सिर्फ उन्हीं को दें कि असाइनमेंट्स, और फिर उन्हीं से आउटपुट एक्सपेक्ट करें जो हमारी क्लास का असाइनमेंट नहीं कर रहे। फिर हम उनको फिल्टर आउट भी कर देंगे। तो अभी हमने फॉर्म में जिन लोगों ने फॉर्म बनाए, फॉर्म में सबमिट कराए थे, उनकी लिस्ट है हमारे पास। तो जिसके नाम आए तो वो यहाँ स्टेज के पास आ जाए। हम अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कमलेश कुमार। कमलेश कुमार को अच्छा रोल नंबर भी बता देता हूँ, 121758। उसके बाद मरियम उमर, ये कौन है? 246242 रोल नंबर। अगले हैं ख्वाजा अब्दुल मोइस। ये कौन है? ख्वाजा अब्दुल मोइस। उसके बाद है रुखसार मलिक। रुखसार मलिक। अरे जिसका नाम आता जा रहा है ना वो बाहर आ जाए। उसके बाद है वनीजा खान, रोल नंबर 120928। उसके बाद है निबरा राशिद। उसके बाद अगला नाम है अलिशबा मजीद। अगला नाम है हमारे पास निजाकत अली। उसके बाद मोहम्मद दानिश, रोल नंबर है 37323। जितने लोग आ रहे हैं, अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप लेके आए। उसके बाद है अरीबा बानो। नेक्स्ट हमारे पास मोहम्मद हाशिर नदीम। उसके बाद है मोहम्मद हारिस खान, 3769 रोल नंबर। उसके बाद है जायरा खान। उसके बाद इकरा नास 183217। उसके बाद निशा 392380। उसके बाद है हमारे पास जाबिर अली। ये कौन? जाबिर अली। उसके बाद है जकिया अली। नेक्स्ट कुलसूम शाहिद। कुलसूम शाहिद 4181 रोल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास रुबाब फातिमा 402263। नेक्स्ट है साहिर अहमद शेख। साहिर अहमद शेख। इसके बाद है हमारे पास जवेरिया फातिमा। आखिरी वही सरफराज 149474। जिसके नाम आ गए वो सारे यहाँ पर स्टेज के पास आ गए। आप लोगों को घर से एक असाइनमेंट दिया था हमने लास्ट क्लास पे। हमने कहा था कि नेक्स्ट क्लास से पहले ये काम करके आना। क्या था वो? या पाइथन की स्पेलिंग गलत की हुई है। क्या कहा था हमने? क्या इंस्टॉल करके आ रहे हैं? किस किस की पाइथन इंस्टॉल हो गई है?
और कोई ऐसा जिसको पाइथन इंस्टॉल करने में इशू आ रहा हो? सबकी हो गई? चलो बेहतरीन। तो अगर कोई रहता भी है तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर आके लिखना है पाइथन इंस्टॉल। आपके पास जो पहली वेबसाइट आ रही होगी डाउनलोड पाइथन, यहाँ पर आपने आके पाइथन को इंस्टॉल कर लेना है। ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बस आपने हर चीज़ के ऊपर क्या करना है, नेक्स्ट। बस एक चीज़ का ख्याल रखना था जो हमने बताया भी था, ऐड पाथ। अगर आप वो ऐड पाथ का जो ऑप्शन आता है ना यहाँ पर इंस्टॉलेशन के टाइम पे, अगर आप वो मिस कर देते हैं, फिर आपको मैनुअली अपने एनवायरनमेंट में जाके वो यूआरएल सेट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप वो चेक बॉक्स को टिक कर देंगे, तब आपके पास वो ऑटोमेटिक यहाँ पर पीसी के अंदर सेव हो जाएगा। तो सबका इंस्टॉल है पाइथन। आगे चले एडिटर की तरफ। अब हमारी कौन सी क्लास है आज? क्लास 4 या 5? 4। पिछली 3 क्लासों में हमने क्या यूज़ किया था कोड लिखने के लिए? गूगल कोलैब। तो हमने कहा था कि हम कुछ क्लासों बाद अपने एडिटर की तरफ वापस आएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर अब दो एडिटर है। कौन कौन से? पहला तो आप लोग सबको आता है VS कोड, और दूसरा कौन सा आया? दूसरा एडिटर कौन सा है? कर्सर किस के पास इंस्टॉल है? अभी VS कोड पे चले या कर्सर पे? VS कोड पे। वैसे हमें मूव होना है आगे जाके भी कर्सर पे। तो एक काम करते, कर्सर इंस्टॉल कर लेते। कैसे करना? तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जिसके पास कर्सर इंस्टॉल नहीं है तो सिंपल आके आपने सर्च करना है यहाँ पर कर्सर AI कोड एडिटर। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड फॉर विंडोज़। अब मेरे पास विंडोज़ है तो मेरे पास कौन सा आ रहा है? विंडोज़। आपके पास मैक होगा तो मैक, लिनक्स होगा तो यहाँ पर लिनक्स का ऑप्शन आ जाएगा। कर्सर किस ने यूज़ किया इससे पहले? सेम VS कोड की तरह है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। कर्सर ने क्या किया है, सिंपल VS कोड से ही इंस्पायर होके क्या बनाया है कर्सर। अब इंस्पायर होना गलत वर्ड है। VS कोड का कोड उठा के ही उसमें कुछ फीचर ऐड किए और क्या बना दिया? कर्सर। क्योंकि VS कोड क्या है, हमारे पास एक ओपन सोर्स क्या है, ओपन सोर्स एडिटर है। ओपन सोर्स का पता है आप लोगों को? ओपन सोर्स का आइडिया क्या होता है? जिसका कोड पब्लिकली अवेलेबल हो और कोई भी डेवलपर जाके उस कोड बेस के अंदर कंट्रीब्यूट कर सके, उससे हम क्या कहते हैं? ये प्रोजेक्ट क्या है? ओपन सोर्स है। तो सिंपल क्या किया, कोड अवेलेबल था, कर्सर ने कोड उठाया, उसमें कुछ AI के फीचर्स डाले और क्या क्रिएट कर दिया भाई अपना कर्सर। तो करते क्या है, सबसे पहले हम कर्सर को खोल लेते। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कर्सर। अब कर्सर आप लोगों को पता होगा ये क्या है, ये पेड है। हमें 14 या 15 दिन का ट्रायल मिलता है इस पर, लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं भाई ये कि $20 दो, उसके बाद ही आपको जो AI के फीचर्स हैं वो इसके अंदर नजर आएंगे। लेकिन हमारी क्लास में कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत सारे होंगे, जो कर्सर खत्म होने के बाद भी यूज कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं भाई? वैसे गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना। अगर पैसे हो तो अच्छी चीज़ है कि पैसे दे दो, लेकिन अगर कर्सर का ट्रायल खत्म हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरा अकाउंट बना के कर्सर का ट्रायल दोबारा ले सकते हैं। अब आपके पास जितने गूगल अकाउंट हैं, आपके पास उसी हिसाब से कर्सर की सब्सक्रिप्शन बढ़ती रहेगी। अगर आप यहाँ के देखें भी ना, तो
कर्सर गिरा। अगर हम इसकी प्राइसिंग पे भी आए, ये देख रहे हैं यहाँ पर फ्री वाले में कुछ चीज़ें मिलती है और यहाँ पर ट्रायल का लिखा हुआ होना चाहिए। ये रहा। प्रो क्या है भाई, कितने हफ्ते के लिए मिल रहा है? सिर्फ हमें मिलता है ये 2 हफ्ते के लिए। उसमें भी लिमिट है कि 2000 कंप्लीशन है और प्रीमियम रिक्वेस्ट है सिर्फ 50। लेकिन अगर आपको फुल टाइम कोडिंग कर रहे हैं और आपका इसमें गुजारा नहीं हो रहा, तो फिर आपको क्या देने पड़ेंगे? $20। तो पहले क्या करें कि इसकी आदत बना लें, पहले फ्री वाला यूज़ करें, और अगर ये ख़त्म हो जाए तो सिंपल आपने क्या करना है कि अकाउंट चेंज करना है। आप दूसरा अकाउंट कनेक्ट करेंगे तो आपका 2 हफ्ते का ट्रायल दोबारा से रीन्यू हो जाएगा। अब ये अकाउंट किस तरह चेंज करते हैं हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले जब आपके पास कर्सर इंस्टॉल होगा तो आपके पास कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट आ जाएगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर ओपन प्रोजेक्ट। तो हम क्या एक काम करते हैं कि क्लास कौन सी हमारी आज, हम एक क्लास बना लेते हैं यहाँ पर। इसका नाम रख लेते हैं हम GH क्लास 4, और हम यहीं से आके इस फोल्डर को अच्छा, ये पीछे वाले भाई क्लियर कर दें कि मेरे ख्याल में तो अब कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर स्क्रीन नज़र आ रही है? ये नज़र आ रहा है आपको? स्क्रीन यहाँ से काम करते हैं। सही, अभी के लिए इसको रहने देते। तो अगर आप कर्सर का पहला प्रीव्यू देखें, क्या ये VS कोड की तरह ही है? क्या ये VS कोड की तरह ही नजर आ रहा है? फाइल्स के ऑप्शन सारे यहाँ पर सेम है। उसके अलावा सारी चीज़ें अगर आप यहाँ पर नोट करें, टोटल VS कोड की तरह ही आपको चीज़ें मिलेंगी। आपको इस वाले एडिटर पे स्विच करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सिंपल। क्या हो गया, ये बातें क्यों करिए? जी जी, आप उनको हिलाएं भाई, बैठिए। अच्छा, सबसे पहले अब हमारे पास पाइथन इंस्टॉल है यहाँ पर। अब मुझे एक चीज़ बताएं कि अगर मुझे चेक करना हो कि मेरे पास पाइथन इंस्टॉल हुई कि नहीं, मैं कौन सी कमांड चलाऊँ यहाँ पर? उसकी क्या काम करते हैं, यहीं पर टर्मिनल खोल देना। मुझे चेक करना हो कि मेरी पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं, तो मैं कौन सी कमांड चलाऊँ यहाँ पर? पाइथन वर्जन। तो क्या आ गया मेरे पास? 3.12। आपके पास आ रहा होगा शायद 3.13 समथिंग आ रहा होगा, लेकिन मेरे पास पुराना पाइथन का वर्जन इंस्टॉल है, तो मेरे पास कौन सा आ रहा है? 3.12। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर हम सिर्फ चलाते हैं पाइथन, अब पाइथन लिखने से क्या हुआ? पाइथन लिखने से क्या हुआ, मैं एक तरह पाइथन के शेल के अंदर आ गया। अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ? पाइथन का कोई भी कोड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अब मुझे बताएं कि अगर मुझे हेलो वर्ल्ड चलाना है या प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवाने के लिए क्या होता है? सिंपल, अगर मैं यहाँ लिख दूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो क्या हेलो वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा? तो ये देखिए यहाँ पर आ गया हेलो वर्ल्ड।
तो आप इस पाइथन शेल के अंदर भी सारा का सारा कोड लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर वे में पहले फाइल क्रिएट करेंगे, उसके बाद अपना कोड एग्जीक्यूट करेंगे। अब सबसे पहले अगर मुझे पाइथन की फाइल बनानी है तो पाइथन की फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? .py। इससे पहले हम जो गुलैब में यूज कर रहे थे वो कौन सी थी? IPYNB। अब हमें सिंपल सारा कोड एक ही फाइल में लिखना है, तो हम कौन सी एक्सटेंशन यूज करें? .py। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ एक फाइल बना लेते हैं main.py। अब अगर मैं इसमें लिखूं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो हमने क्या किया, सिंपल एक फाइल बनाई main.py की, और उसके अंदर क्या चला दिया हमने? हेलो वर्ल्ड। अब जब भी मुझे ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? इस फाइल को रन करना पड़ेगा। अब इस फाइल को रन करने का तरीका क्या है हमारे पास, कि हम सिंपल जो काम अभी कर रहे थे, हम क्या करें, यहां पर सिंपल लिखे पाइथन, उसके बाद फाइल का नाम क्या है मेरे? main.py। तो जैसे ही मैंने यहां पर पाइथन लिखा और उसके बाद अपनी फाइल का नाम लिखा, तो क्या आ गया हमारे पास? जो भी फाइल के अंदर कोड था वो कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब चाहे यहाँ पर एक प्रिंट हो, चाहे पूरा यहाँ पर हमारी कोई भी लॉजिक लिखी हुई हो, वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर हमको यहाँ पर फंक्शन बनाना चाहे, अब फंक्शन हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। फंक्शन बनाने के लिए मुझे अगर पाइथन में फंक्शन बनाने, तो हमने बाकी जगह तो पढ़ा था कि हमें फंक्शन का कीवर्ड लगाना पड़ता है। यहाँ पर कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? डेफ क्या है? बताने के लिए कि हम अभी क्या यूज कर रहे हैं, पाइथन का फंक्शन। उसके बाद यहाँ पर क्या देना है? फंक्शन का नाम। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं ग्रीटिंग। उसके बाद ये चीज देख रहे हैं यहाँ पर लाइन नंबर 2 में, ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड खुद ब खुद लिखा हुआ आ रहा है। कहां से आ रहे हैं? AI। तो एक कौन करके दे रहा है हमें? कर्सर। तो कर्सर का ये फायदा है कि अगर हम कोड अभी नहीं भी लिखते, वो पहले से प्रिडिक्ट कर लेता है कि आपने नेक्स्ट लाइन में कौन सा कोड लिखना है। तो इससे क्या होता है, हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाता है। लेकिन इनिशियल फेज में ये वाली हरकत करना अच्छी बात नहीं है। अभी हो क्या रहा है कि हमारी क्लास का नहीं, सिर्फ हर क्लास का यही हाल है कि आप लोगों को जो भी असाइनमेंट दिया जा रहा है, आप लोग जाते हैं असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट पढ़ने से पहले आप खोलते हैं चैट जीपीटी पे जाके वही रिक्वायरमेंट कॉपी की, वही पेस्ट की, वो कोड उठाया, आपने अपने प्रोजेक्ट में लगा दिया। और मुझे बताएं ऐसे क्या फ़ायदा हुआ? प्रोजेक्ट दिए क्यों जाते हैं? ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आप सीखें, आपका एरर आए। लेकिन यहाँ तो कोई एरर वाला सीन ही नहीं हुआ। आपने सिंपल चैट जीपीटी पे डाला, आपके पास वो सारा का सारा कोड आया, आपने सिर्फ चला लिया। इस तरह से कोई बंदा कोडिंग सीख सकता है? तो इस चीज़ को अपने भाई जहनों से निकालें, खुद कोड लिखने की आदत डालें। अभी के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही कि यार कोडिंग बहुत आसान है, हमारा काम आसान हो गया। लेकिन जब इंडस्ट्री में जाएंगे ना, इंटरव्यू में जाएंगे, आप इंटरव्यू क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर आपको AI जैसी सहूलत नहीं मिलेगी। जब इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो इंटरव्यू में आपको पकड़ा देते हैं पेपर पेन। अब पता नहीं ऐसा होता ही नहीं होता, बिल्कुल भी ऐसी होता है। अच्छा, अभी भी ऐसा ही होता है। तो आपको ना वहाँ पर पेपर पेन दे देते हैं कि आपको प्रॉब्लम बता देते हैं कि भाई ये आपके पास प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो। अब आप बोलते हैं कि पहले तो हमारे टाइम में तो ये होता था, हम कहते थे कि हम तो एडिटर में कोड लिखते हैं। अब आप लोगों के टाइम पे सिचुएशन और ही चेंज हो गई है, आप कहते हैं हम तो चैट जीपीटी से लिखवाते हैं। तो उस टाइम हम इतनी स्ट्रगल करते थे जब ये वाली चीज़ें नहीं थी। आपका तो फिर क्या कहते हैं उसको, अल्लाह ही हाफिज़ है। तो
देखिए ये जितनी भी एआई असिस्टेड प्रोग्रामिंग है ये आपका टाइम बचाने के लिए है, लेकिन टाइम बचाने के लिए इन द सेंस कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको पहले से चीज़ें क्लियर हो तब आप उससे काम करवाएं, ताकि उसमें अगर कुछ एडिशन करनी हो या कोई चीज़ हटानी हो या कुछ उसमें ऑप्टिमाइजेशन करनी हो तो आप कर सकें। इस चीज़ को ना अभी से फिक्स करें, वरना आगे जाके होगा ये कि काम आता होगा आपको, आप सबको लेके बोलेंगे कि यार मैंने ये बनाया है, लेकिन जब इंटरव्यू में जाएंगे ना आप बोलेंगे मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, वो चीज़ नहीं बताओगे आप। वो आपसे बोलेंगे कि आपने ये जो प्रोजेक्ट बनाया ना आप यही मुझे समझा दो, आप अपना प्रोजेक्ट ही नहीं समझा पाएंगे। लेकिन अगर आपने वो प्रोजेक्ट खुद बनाया होगा तो आप बहुत आसानी से वो चीज़ समझा देंगे। और इंटरव्यू में बहस इसी बात पे होती है कि आपने बनाया क्या है, वो आपसे पूछते हैं कि आपको क्या क्या हर्डल्स आए, आपने इसको किस तरह सॉल्व किया, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर ही डिस्कशन होती है मेनली ज़्यादातर। तो अक्सर हमारे पास प्लेटफॉर्म है लॉजिक अच्छी करने के लिए, शायद हमने पहली क्लासों में भी बताया, लीड कोड, हैकर रैंक और भी काफ़ी सारे हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ। तो इस पर क्या करें, इस पर आपको ना प्रॉब्लम्स मिलती है, अक्सर इंटरव्यू में भी यही आती है। तो इनको एक्सप्लोर करना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता। इससे क्या होगा, अचानक नहीं, लॉजिक बिल्डिंग अचानक अच्छी नहीं होती। ये नहीं कि आप आज गए हैकर रैंक पे, आपने प्रॉब्लम सॉल्व की, अगले दिन आप बोल रहे कि यार मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी हो गई। टाइम लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे स्टेप लेके आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंपल एक फंक्शन बना रहे थे। हमने क्या किया, सिंपल एक ग्रीटिंग के नाम से फंक्शन बनाया, उसके अंदर क्या रख दिया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब मुझे एक चीज़ पता है, यहाँ पर जो हमने स्पेस दी हुई, क्या ये स्पेस देना लाजमी है? मैं इस तरह नहीं लिख सकता, इस तरह क्यों नहीं लिख सकता? अब हमारे एडिटर के फायदे देख रहे हैं। अब एडिटर यहाँ पे एरर भी शो कर रहा है, ये वाली चीज़ हमारे पास शायद कोलैब में नहीं थी। कोलैब में क्या था कि अगर एरर आ रहा है आप खुद ही पहचानो कि कहाँ एरर आ रहा है, खुद ही फिक्स करो। लेकिन एडिटर में आपके पास ये वाले इश्यूज नजर आएंगे। और इस चीज़ को कहते क्या है, इंडेंटेशन। तो सिंपल आपने क्या लगाना है, यहाँ पर कॉलन और उसके बाद कितना स्पेस देना है आपने, एक टैब पर। कोई ऐसे तो नहीं कर रहा ना कि यहाँ पर गिन के 4 की स्पेस दे रहे, तो ये नहीं करिएगा। हमेशा जब भी इंडेंटेशन की बात हो तो आपने स्पेस किसी देनी है, एक टैब की। तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया। अब मुझे अगर इस फंक्शन को कॉल करना है तो सिंपल फंक्शन का नाम और यहाँ पर मैं लगा दूंगा राउट ब्रैकेट। अब मुझे अगर इस फाइल को चलाना है, इस फंक्शन को चलाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे सिंपल इस फाइल को चलाना है। तो यहाँ पर क्या करें, क्या तरीका है, दोबारा पाइथन main.py। ये main.py क्या है, हमारी फाइल का नाम। और एक चीज़ मेक श्योर करिएगा, जहाँ पर ये कोड आप चला रहे हैं, जहाँ पर आप स्क्रिप्ट चला रहे हैं, वो फाइल आपके पास उसी फोल्डर के अंदर मौजूद हो। ऐसा ना हो कि ये फोल्डर के बाहर पड़ी हुई है और आप यहाँ पर पाइथन main.py चला रहे हैं तो एरर आ जाएगा। तो अब अगर इस कोड को चलाएं तो क्या आ गया हमारे पास, हेलो वर्ल्ड। तो ये काम तो हमने कर लिया, सिंपल था। आपने एक फाइल क्रिएट करनी है, उसके अंदर जो भी हमारा कोड है, जो भी हमारी लॉजिक है, वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये काम अगर आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया अभी तक 3 या 4, जितने भी हो, 3 व 4 हुआ सर्जिया वाली, अभी चौथा भी मिला है ना, 3 हुए, चौथा मिला पर्सनल लाइब्रेरी। मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने ये वाला काम किया हो तो ऐसे ही होता था, फाइल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर जो भी हमारा कोड आता है वो उसके अंदर लिखते हैं और फाइल को रन करते हैं। प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम आप लोग जो यूआई बनाने के लिए एक मेन चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो क्या थी, स्ट्रीमलीट। स्ट्रीमलीट क्या है, हमारे पास एक पैकेज है जो हम अपने पास इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद जितनी भी चीज़ें उसके अंदर है यूआई बनाने के हिसाब से हम उसको यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। लेकिन पहला काम क्या है, हमें उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अब अगर मुझे इस क्लास 4 के अंदर स्ट्रीमलीट को इंस्टॉल करना है
तो कैसे करूँगा मैं? हमारे पास सिंपल इंस्टॉल करने के लिए कमांड होती है पिप। अगर हम पाइथन में नहीं थे, उससे पहले हमारे पास कौन सी होती थी? npm। हम क्या करते थे? npm इंस्टॉल, और जो भी हमें पैकेज इंस्टॉल करना होता था उसका नाम। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते? npm इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। अब मैंने यहाँ पर ये जो स्ट्रीमलेट इंस्टॉल किया, क्या मैंने ये काम सही किया? यहाँ पर सही किया? वर्चुअल एनवायरनमेंट का आइडिया किस किसको है? सही। तो हम एक काम करते हैं, वैसे ही मुझे बना के लानी चाहिए थी, मैं भूल गया। सर आपने साइट का नेम क्या बताया था प्रैक्टिस के लिए? क्या चीज़? साइट के नेम क्या बताए थे? हैकर हैकर रैंक और लीड कोड। अगर यहाँ पर आके आप देख भी लेना, लीड कोड, इसमें ज़्यादा नहीं, मतलब अगर आप दिन का 1-1 घंटा भी लगाना शुरू करें और इस पर काफ़ी छोटी छोटी आसान प्रॉब्लम भी है। मिसाल के तौर पे 2 नंबर को सम कर दो, ये तो हर किसी को आता है ना। एक फंक्शन बनाओ, 2 पैरामीटर लो, उसको प्लस कर दो। एरे आ रहा है हमारे पास, एरे को रिवर्स कर दो, एरे में से ये वाली वैल्यू निकाल के बाहर ले आओ। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। अब कुछ लोगों को ये बहुत खुश लगता है और कुछ लोगों को इसमें मज़ा भी बहुत आता है। अब मुझसे सच पूछे, मुझे बजाय इसके कि मैं यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, मुझे वैसे ज़्यादा मज़ा आता है कि कोड में एरर आ जाए। ऐसे खुद जाके कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना वो थोड़ा सा अजीब लगता है। मैंने किए हैं वैसे, मैंने कोई, अगर यहाँ पर दिख जाए, कोई 80-90 प्रॉब्लम सॉल्व की थी बहुत पहले। तो हैकर रैंक भी आसान है, लीड कोड भी आसान है। जो बड़े बड़े इंटरव्यूज होते हैं ना, मिसाल के तौर पे गूगल, फेसबुक, ये जो फैंग कंपनीज होती हैं, टेस्ला, ये जो फैंग कंपनीज वाले जो लोगों हैं ना, वहाँ पर अक्सर इंटरव्यू जो होते हैं वो होते हैं डीएसए की बेस पे। डीएसए मतलब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो वहाँ पर बजाय इसके बड़ी कंपनीज में कभी भी इंटरव्यू इस तरह नहीं होते कि आपको पाइथन आती है, आप हमारे पास एज आ जाओ पाइथन डेवलपर। बड़ी कंपनी में कभी भी कोई फिक्स रोल होता ही नहीं। वो देखते हैं आपकी कोर कॉन्सेप्ट कितने पक्के। कोर कॉन्सेप्ट से मुराद आपकी प्रोग्रामिंग की लॉजिक्स कितनी अच्छी है, आपको आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके एक बार फंडामेंटल क्लियर है ना, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप कहीं पर भी मूव कर सकते हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो आगे जाके जावा हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट। लेकिन अगर आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके ना कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, तो आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी उतनी ही स्ट्रगल करेंगे जितनी आपने पहले की। अब आप लोगों ने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी थी, अक्सर लोगों को पाइथन बहुत आसान लग रही है जिन्होंने टाइपस्क्रिप्ट बहुत अच्छे से पढ़ी थी। लेकिन अक्सर ऐसे भी लोग हैं जिनको पाइथन थोड़ी बुरी लग रही है कि भाई टाइपस्क्रिप्ट ही ज़्यादा आसान थी। तो ये है भाई लीड कोड, कोई 62 सॉल्व किए मैंने भी। तो अगर आप यहाँ आके देखें तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स वाली में अगर आप आ जाए तो यहाँ से आपको प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, आप एक एक करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। लीड कोड 75 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो जिसमें करना चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे ये देखें ना, यहाँ पर मैं बता रहा था ना भी टू सम आता होगा, 2 नंबरों को सम करना है, ऐड 2 नंबर। उसके अलावा यहाँ पर एक स्ट्रिंग आया है कि आपके पास, आपने क्या करना है, उसमें से जो करेक्टर रिपीट हो रहे हैं वो निकाल लेना है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स, तो जितना यहाँ पर लेवल है, जैसे जैसे इसको सॉल्व करते रहेंगे, इजी से स्टार्ट करें और आगे जाके इसको हार्ड की तरफ लाते रहें। करते रहेंगे तो आदत हो जाएगी। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा हर चीज़ की थोड़ी हार्ड ही होती है, उसके बाद वो चीज़ आसान हो ही जाती है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? वर्चुअल एनवायरनमेंट। हम अगर नीचे आ जाए, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पैकेज इंस्टॉल किया। किस नाम से इंस्टॉल किया भाई?
स्ट्रीमलेट। तो हम इसका बॉर्डर थोड़ा इस तरह कर देंगे। तो अभी के लिए जो हमारे पास स्ट्रीमलेट इंस्टॉल होगा वो क्या होगा कि इस तरह समझिए कि हमारे लैपटॉप में कोई ऐसा पाइथन का फोल्डर होगा जहाँ पर सारे के सारे पाइथन के जितने भी पैकेजेस हैं वो एक एक करके इंस्टॉल हो रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने अभी जो पैकेज इंस्टॉल किया वो कौन सा था? स्ट्रीमलेट। और इसका वर्जन हम रख लेते हैं कि इसका वर्जन होगा 1.2। मुझे वर्जन कंफर्म नहीं है, तो हमने इस तरह किया है कि स्ट्रीमलेट 1.2। अब करना क्या है कि ये वाला स्ट्रीमलेट का वर्जन इंस्टॉल हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है हमारी आज की क्लास का, क्लास 4। क्लास तो छोटा क्यों आ रहा है? क्लास 4। अब अगर मुझे स्ट्रीमलेट को यूज करना है अपने इस क्लास 4 के प्रोजेक्ट के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे अपने प्रोजेक्ट को करना पड़ेगा इस वाले एनवायरनमेंट के साथ क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट। और जहां पर मेरे प्रोजेक्ट सारे के सारे इंस्टॉल हो रहे, इस चीज को हम कहते हैं क्या? वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो हम एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं इस तरह, वर्चुअल एनवायरनमेंट। इसको कर लेते हैं ये। तो हमने ये देखा कि क्लास 4 के अंदर अब जहां पर भी मुझे स्ट्रीमलेट को यूज करना है, मुझे क्या करना है? अपने क्लास 4 के प्रोजेक्ट के अंदर, क्लास 4 के प्रोजेक्ट को मैं किससे कनेक्ट करूंगा? जहां पर मेरे सारे के सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर जब मैंने एक बार इसे कनेक्ट कर लिया तो मैं यहाँ पर, तो छोटा क्यों आ रहा है? स्ट्रीमलेट। अब मैं यहाँ पर इस क्लास 4 के प्रोजेक्ट के अंदर स्ट्रीमलेट को एक्सेस कर सकता हूँ। एक बार जब मैंने इस क्लास 4 को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया तो क्या मैं क्लास 4 के प्रोजेक्ट के अंदर इस स्ट्रीमलेट को इंपोर्ट कर सकता हूँ? अब मसला ये है कि हम एक ही वर्चुअल एनवायरनमेंट क्यों नहीं रखते, हम मल्टीपल वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते क्यों? अब क्लास 4 के प्रोजेक्ट के अंदर स्ट्रीमलेट का वर्जन मुझे चाहिए था 1.2, जो कि यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा था। लेकिन अब अगर क्लास 5 की बात आई, कल को हम आए क्लास 5 में मुझे वर्जन चाहिए मिसाल के तौर पे 2 वर्जन। अब मुझे यहाँ पर क्लास 5 के अंदर 1.2 यूज नहीं करना, मुझे वर्जन को करना है चेंज। होता है ना, हम जब पहले प्रोजेक्ट बना रहे थे, नेक्स्ट.जेएस के वर्जन कितनी जल्दी जल्दी चेंज हुए, कभी 14, उसके बाद 15। तो हर जगह वर्जन, हमें पता है वर्जन चेंज हो सकते हैं ना। जब भी कोई नया फीचर आता है किसी प्रोजेक्ट के अंदर तो उसका वर्जन चेंज होता है। मिसाल के तौर पे स्ट्रीमलेट के अंदर कोई बहुत अच्छे फीचर्स है और यहाँ पर वो फीचर्स आए स्ट्रीमलेट के वर्जन 2 के अंदर। अब मुझे इस क्लास 5 के अंदर यूज करना है स्ट्रीमलेट का वर्जन 2। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जो मैंने ग्लोबली इंस्टॉल किया था उसको जाके स्ट्रीमलेट 2 कर सकता हूँ। उसको मैंने किया स्ट्रीमलेट 2। अब स्ट्रीमलेट 2 करने से फायदा ये हुआ कि क्लास 5 का प्रोजेक्ट तो सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन क्लास 4 में इशू आ गए होंगे। अब क्लास 4 में क्या होगा, क्योंकि मैंने वो पूरा प्रोजेक्ट बनाया स्ट्रीमलेट 1.2 के ऊपर। लेकिन अब हुआ क्या कि अगर मैंने हमारा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट था उसके अंदर वर्जन को क्या कर दिया 2, क्लास 5 तो सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन क्लास 4 में एरर आ गए। अब इससे बचने का तरीका क्या होता? इससे बचने का तरीका ये है कि हम क्या करें, बजाय इसके कि एक ही एनवायरनमेंट बनाए, हम हर प्रोजेक्ट के अंदर उसका अपना एक वर्चुअल एनवायरनमेंट, अपना क्या बनाएंगे, एक वर्चुअल। हम यहां पर VENV, तो हम क्या करेंगे, हर प्रोजेक्ट का
एक अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे और उसको कनेक्ट करेंगे इससे। अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि अब अगर मैंने सबके वर्चुअल एनवायरनमेंट अलग बना दिए, अब इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर मुझे स्ट्रीमलेट का कौन सा वर्जन चाहिए था? मुझे यहां पर चाहिए था स्ट्रीमलेट 1.2। तो मैंने इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर रखा वर्जन 1.2। लेकिन अगर मुझे यहां पर दूसरे वाले में चाहिए था, क्या दूसरे वाले में चाहिए था मुझे वर्जन 2। तो क्या इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर स्ट्रीमलेट का वर्जन 2 है? क्या वर्चुअल एनवायरनमेंट अलग अलग बनाने का मुझे फायदा हुआ? अब बजाय इसके कि हमने क्या किया है कि रिलाई कर रहे हैं मेन वाले पे, कि हम एक ही जगह सारे के सारे प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं, हमने क्या किया, हर किसी का एक सेपरेट वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लिया। और अच्छी प्रैक्टिस भी यही है। अगर हम अपने पुराने क्वार्टर के अंदर जाएं, हम जब पैकेजेस को इंस्टॉल करते थे, क्या हर प्रोजेक्ट का अलग से नोड मॉड्यूल्स होता था? नोड मॉड्यूल्स याद है? नेक्स्ट.जेएस में एक फोल्डर बनता था नोड मॉड्यूल्स। उसके अंदर क्या होता था, हमारे सारे के सारे प्रोजेक्ट जो भी हम पैकेज इंस्टॉल करते थे वो कहां पर आके स्टोर होते थे? हमारे नोड मॉड्यूल्स के अंदर आते थे। कभी ऐसा देखा कि पीसी के अंदर एक ही नोड मॉड्यूल्स है और सब उसी को यूज करें? तो अच्छी अप्रोच यही है कि जितने पैकेजेस आपको चाहिए वो पैकेजेस आप एक सेपरेट वर्चुअल एनवायरनमेंट पर रखो। और ये वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कहां पर होगा? अभी हमने कहा कि ये जो वर्चुअल एनवायरनमेंट था ये क्रिएट हो रहा था हमारे सिस्टम के अंदर। ये क्रिएट हो रहा था हमारे सिस्टम के अंदर। ये वाले जो वर्चुअल एनवायरनमेंट मैंने अलग अलग बनाए, इसको कहां पर मैं क्रिएट करूंगा? इसको हम क्रिएट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास क्लास 4 है तो मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट कहां बनाऊंगा? क्लास 4 के अंदर। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट वाली चीज थोड़ी समझ आई? क्यों यूज करते हैं कि अगर हमारे पास हम कोई बाहर से कोई पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हैं तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या करता है, वो जो हमने पैकेजेस इंस्टॉल किए उसका वर्जन और किस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए वो यहाँ पर इंस्टॉल करके ले आता है। हम वर्चुअल एनवायरनमेंट एक भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। कौन से? कि अगर आपने स्ट्रीमलेट का वर्जन यूज़ किया 2, अब आप अगर एक ही वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज़ कर रहे हो तो आप स्टक हो गए कि अब आप स्ट्रीमलेट 2 वर्जन के अलावा कोई यूज़ नहीं कर सकते। अगर अलग अलग यूज़ करने हैं तो उसके लिए बेस्ट अप्रोच क्या है? उसके लिए बेस्ट अप्रोच ये है कि आप वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या कर लो, सेपरेट क्रिएट कर लो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कैसे करते हैं? इसके हमारे पास बहुत सारे तरीके, हम डायरेक्ट पाइथन से भी कर सकते हैं और भी डिफरेंट तरीके, लेकिन अभी के लिए जो हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है यूवी। यूवी किस किसने पढ़ा है? किस किसने इंस्टॉल किया हुआ अपने पास? सही है। अभी वो चल रही है सर अशारिफ की कोडिंग नाइट्स। कौन कौन देख रहे हैं? हाँ वो देखे। वो मैंने प्रोजेक्ट नहीं देखे, लेकिन मैंने वो लिंक्डइन पे बच्चों के फीडबैक देखे। वो फास्ट एपीआई यूवी वो अच्छी चीज़ें करा रहे। अगर वो टाइम निकाल के आ रहे तो आपको भी बनता है कि भाई वहाँ से जाके सीखें, और आपकी हेल्प के लिए। तो उन्हीं का चैनल है सर अशारिफ अली, डिस्कॉर्ड पे भी शायद वो अनाउंसमेंट करते हैं, तो वहाँ जाके आप देख लिया। और एक और चीज़, डिस्कॉर्ड का अगर नाम आया है तो डिस्कॉर्ड कितने लोगों ने ज्वाइन किया? अनाउंसमेंट नज़र आती है? अच्छा, मैं मैसेज डालता हूँ ना उस पर, अब अनाउंसमेंट में तो पता नहीं चलता कि कितने लोग हैं कि नहीं, तो उस पर ना 1 या 2 रिएक्शन आ रहे होते हैं बस। मुझे ऐसा लगता है कि इस अनाउंसमेंट के सेक्शन में कोई है ही नहीं। तो अगर हम इधर आए तो अब से हम क्या किया करेंगे, तो यहाँ पर हमारे इस अनाउंसमेंट के अंदर
जितनी भी अभी तक क्लासें हुई हैं, क्लास 2, क्लास 1, क्लास 3, वो सारा का सारा कोड यहाँ पर आ जाता है। इस अनाउंसमेंट के सेक्शन के अंदर आप लोग क्या करें कि एक्टिव रहा करें, और अगर कभी मैसेज आया करे तो क्या किया करें, कुछ नहीं जाता इससे, खैर कोई सेटिस्फेक्शन मुझे भी नहीं मिलेगी, लेकिन इससे पता चलता है कि भाई इस अनाउंसमेंट के सेक्शन के अंदर कोई है। तो हम क्या करेंगे, आगे जाके इस अनाउंसमेंट के सेक्शन को अच्छा बनाएंगे। किस तरह के, आगे जाके हम इसमें क्विज़ेस भी कंडक्ट करेंगे। तो इसके अंदर जितना एक्टिव रह सकते हैं उतना एक्टिव रहें। और अब से जो हम मैसेज दूसरी जगह पर भी चलाते हैं, जैसे हमारा एक ग्रुप है Q2 का, सैटरडे 2 to 5, कौन कौन है उसमें भी, पूरी क्लास लग रही है। तो अब वहाँ पर हम मैसेज नहीं भेजा करेंगे, वहाँ पर हम सिर्फ डिस्कॉर्ड के मैसेज का URL पास किया करेंगे। तो जो भी अनाउंसमेंट आएगी अब वो आया करेगी इस अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर। तो